नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज न्यू ईयर के अपने पहले इस सेशन में हमारा आज का जो सेशन है वो है मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। और नाइन्थ स्टैंडर्ड में यानी कक्षा 9वीं में जो छात्र पढ़ रहे हैं और उनके लिए ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हम अपना वीडियो लेकर के आ चुके हैं। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए नहीं, ये आपको आगे 10th स्टैंडर्ड में भी आने वाला है। अगर आप साइंस लेते हैं 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में जाते हैं, कॉमर्स भी अगर आप लेते हैं, आर्ट्स भी लेते हैं, और अगर आपने उसमें मैथ्स लिया हुआ है तो आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होगा। बच्चे 9th स्टैंडर्ड में जब टॉपिक पहली बार आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते कि इस टॉपिक को पढ़ना है या स्किप करना, और बहुत सारे बच्चे इसे नहीं समझ पाने के कारण स्किप कर देते हैं कि नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही नहीं है, हमें त्रिकोणमिति पढ़ना ही नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। त्रिकोणमिति जो है वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका जो बेस है यानी जो आधार है वो 9th स्टैंडर्ड से ही चालू हो जाता है। अगर आप इसे अब नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 9th स्टैंडर्ड में से स्किप करके 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लूंगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आप आगे भी अगर पढ़ेंगे तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे और आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा ये सेशन जो है वो चलेगा और मैं आपको त्रिकोणमिति बायलिंगुअल यानी दो भाषाओं में सिखाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। जैसे कि चैप्टर का नाम है, जब तक हम किसी चीज के बारे में ये ना जाने कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, जब तक काम को करने की कोई वजह ना हो, हम वो काम कभी नहीं करते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल क्यों जाते हैं या स्कूल आप क्यों आते हैं, तो आपके पास जवाब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा। इसीलिए तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता, स्कूल आने का मन नहीं करता। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं ना, तो कभी देखिए कि वो चैप्टर क्यों इंक्लूड किए गए, उसे पढ़ना क्यों जरूरी है। तब आप समझ पाओगे कि आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ना है। अगर मैं आपसे बात करूं त्रिकोणमिति की क्या आवश्यकता है, इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर इस पेड़ को देखिए। अगर ये पेड़ आपको दिख रहा है तो आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे आप क्या ये बता सकते हैं कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर, हम बता सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इस पेड़ की ऊंचाई को नापने के लिए। अगर ये पेड़ छोटा होगा तो आप बोलेंगे कि किसी भी चीज का मापन करने के लिए यानी मेजरमेंट करने के लिए आप टेप का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो टेप का इस्तेमाल करके आप टेप लगाएंगे और उसमें जो रीडिंग आएगी यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप माप देंगे और मुझे बताएंगे कि इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो इतनी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पेड़ काफी बड़ा हो और आप उसके आखिरी सिरे तक ना पहुंच पाए, या आपको कहीं एक स्थान पे खड़े होकर के, यानी मान लीजिए कि ये पेड़ यहाँ पर है, आपको यहाँ पर खड़े होकर के, जो रेड डॉट आपको दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर खड़े होकर इस पेड़ की ऊंचाई बतानी हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितनी होगी? तो आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि सर, जब हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम उसे देख ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे बताएंगे। तो आपको यही बताना चाहता हूं कि आप वहां तक बिना पहुंचे भी इस पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं, वो भी एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट यानी एकदम सही से ही बता सकते हैं। तो इसमें हमारी मदद कौन करेगा? तो हमारी मदद इसमें करेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज में लगता है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रकार के त्रिभुज पढ़े थे पिछली कक्षा में, 7वीं कक्षा में हमने जैसा कि देखा था समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, और सारे कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं समबाहु त्रिभुज के। दूसरा हमने जो त्रिभुज देखा था वो समद्विबाहु त्रिभुज था यानी आइसोसेल्स ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में क्या हो रहा था बच्चों, हमारे दोनों एंगल्स अपोजिट साइड्स के कॉन्ग्रुएंट थे यानी सर्वांगसम थे, और उनकी समूह भुजाएं भी सर्वांगसम थी। तो ये हो गया दूसरा त्रिभुज। तीसरा जो त्रिभुज है ना बच्चों, तीसरा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा ये है कि समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है ना वो 90 अंश का होता है। 90 अंश की समूह भुजा कहलाती है कर्व, और ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। और जहां राइट एंगल ट्राइंगल आएगा वहां पे आपका लगेगा पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे, और आप ऐसी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे, किसी भी साइड्स की आप लेंथ निकाल पाएंगे कि कितनी होगी। अगर 2 दी गई है तो आप तीसरी की निकाल पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर आप इस पेड़ को यहां से देखते हैं तो मैं आपको त्रिकोणमिति में यही, अभी हम क्या करते हैं, जब हम होटल में पहले दिन जाते हैं ना, तो हम अगर किसी होटल में नए गए हैं तो वहां पे मेनू कार्ड में बहुत सारी रेसिपीज होती है, तो हम एक दिन में सब तो नहीं खा सकते, लेकिन हम अपने किसी एक ऐसे दोस्त के साथ में होटल में गए हैं जो पहले उस होटल में जा चुका है, तो हमें बता पाता है कि नहीं, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, यहाँ पाव भाजी अच्छी मिलती है। अच्छा,
यहाँ पे हमको बर्गर अच्छा मिलता है, तो अगर उस होटल में बैठ करके अगर उसने पहले पाव भाजी खाई है और वो सही नहीं है और मैं ऑर्डर करूँ तो मुझे बोलेगा कि नहीं नहीं ये मत ऑर्डर करिए, यहाँ ये अच्छा नहीं मिलता, ये अच्छा मिलता है। तो आज जो है वो हमारे सेशन की शुरुआत हो रही है, यानी हमारा ये पहला लेक्चर है। हम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या क्या मिलता है, इस होटल में क्या मिलता है, जैसे मेनू कार्ड होता है ना, ठीक उसी मेनू कार्ड की तरह से ये लेक्चर है। और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति में आपको करना क्या है। त्रिकोणमिति अगर आप सीख लेते हैं तो आपको उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप उन एप्लीकेशंस का यूज करके बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति में मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो पेड़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पेड़ की आप लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, इस पेड़ की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि आपसे इस पेड़ की दूरी कितनी होगी। और जो आपको सामने लाइट है, चलो यहाँ पे तो आप जा सकते हैं, मान लीजिए जो लाइट हाउस यहाँ पे लगा हुआ है, यानी दीप स्तंभ, इस दीप स्तंभ को देखिए, ये दीप स्तंभ आपको दिख रहा है। इस दीप स्तंभ का एक सिरा नीचे है, ये सिरा जो नीचे पानी की ओर है, और जो इसका जो आखिरी सिरा है ऊपर की ओर, यहाँ पर ये दीप स्तंभ एक ऊंचाई बनाता है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई x है, हमने इसकी ऊंचाई x मान ली, और मैं आपको बोलता हूँ कि इस दीप स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फिर से अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं पता तो आप वही बोलेंगे कि सर हम यहाँ पे किसी को खड़ा कर देते हैं ऊपर इसके आखिरी सिरे पे, और यहाँ से टेप नीचे छोड़ देते हैं, और ये टेप जहाँ पे नीचे आएगी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, उसकी दूरी मिल जाएगी। तो हम पता लगा पाएंगे कि इस लाइट हाउस यानी इस दीप स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। मान लीजिए बेटा आप यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पे, आप इस नाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप पानी के अंदर हैं, आप और आपके साथ आपके दो दोस्त हैं, साथी है, जो कहीं पर जा रहे हैं, और वहां से आपको ये दीप स्तंभ दिखता है, और आपको पता करना है कि ये दीप स्तंभ आपसे कितनी दूरी पर है। तो जब आप यहाँ से देखते हैं इस दीप स्तंभ को, इसके आखिरी सिरे को, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक विजन एंगल बनता है, यानी एक कोण बनता है। और यहाँ से आप इस लाइट हाउस की दूरी को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से, अगर आपको मैं बताऊं तो एक पाइथागोरस प्रमेय यहीं पे लगेगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके और त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों का यानी रेशियोज का उपयोग करके आप ये पता लगा पाएंगे कि ये जो दीप स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, या आपके इस नाव की दूरी इस दीप स्तंभ से कितनी होगी। त्रिकोणमिति के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हमने तो सिर्फ 2 ही देखे हैं। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं और हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या हमें देखना है। देखिए हमने अब तक ये देखा, अगर हम इसे देखेंगे तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम भूखंड की दूरी रस्सी से चलकर नाप सकते हैं, किंतु समुद्र में जहाजों से दीप स्तंभ की दूरी कैसे नापेंगे। तो अगर हम इन चित्रों का निरीक्षण करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो दोनों चित्र यहाँ पर है, ये दोनों चित्रों में, एक चित्र में हमें एक पेड़ दिया गया है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और दूसरे में एक दीप स्तंभ दिया गया है जिसकी हमें दूरी या ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है। तो अगर हम त्रिकोणमिति का उपयोग करें तो हम बिना वहां तक गए या बिना टेप का उपयोग किए, बिना मेजर टेप का उपयोग किए, हम इन दोनों की दूरी ज्ञात करके बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो शब्द है वो कैसे आया, अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस त्रिकोणमिति शब्द को देखिए। ये जो त्रिकोणमिति शब्द है बच्चों, देखिए त्रिकोणमिति, अगर मैं इसे 2 भागों में बांट दूं तो पहले वाले को काट दूं तो त्रिकोण, त्रिकोण यानी 3, ये है मिति, मिति यानी मापन, ठीक है। जो 3 है ना, ये 3 भुजाएं होंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम त्रिभुज की बात करते हैं, तो 3 भुजाएं, ऐसा कोई काम जिसमें हम 3 भुजाओं का मापन करें वो आपकी कहलाएगी त्रिकोणमिति, ठीक है। जैसे कि हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें उसकी परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा में हमें क्या बताया गया है, अगर हम इसका इंग्लिश वर्ड लेते हैं, इंग्लिश वर्ड जो है इसका ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, और गोना मीन्स साइड्स यानी भुजाएं, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम मिला दें तो जो ग्रीक वर्ड है ये बन जाएगा ट्राई यानी 3, ट्राई अर्थात 3, और उसके बाद यहां पर बन जाएगा गोना अर्थात भुजा, और मेट्रॉन अर्थात मापना। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपसे पूछे कोई कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मीन्स 3 यानी 3, गोना मीन्स साइड यानी भुजा, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट यानी मापन करना। तो त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का आपने अर्थ देख लिया।
ये आपको क्यों पढ़ना है आप ये समझ गए, इसका एप्लीकेशन क्या आएगा ये भी आप समझ चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन के साथ में। हम आगे देखेंगे बच्चों कि कैसे कुछ एक स्पेशल ट्राइंगल्स होते हैं, त्रिभुज होते हैं, जिनमें हम ये लगा सकते हैं। यहाँ पे दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जब भी आप कोई त्रिभुज लेते हैं उस त्रिभुज में दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है आपकी संलग्न भुजा, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये संलग्न भुजा है, और एक होगी सम्मुख भुजा। हम जब भी किसी त्रिभुज की बात करेंगे तो उसमें तीन भुजाएं होंगी। जैसे कि आप इस त्रिभुज को देखिए, हमारे पास जो ये पहला त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में अगर हम कोण ए ले लेते हैं, मान लीजिए हमने मान लिया कोण ए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोण ए हमारा यहाँ पे, कोण ए को मान लीजिए मैंने थीटा ले लिया, कोण ए को मैंने क्या ले लिया, थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं हमें समझनी है कि अपोजिट साइड क्या होती है, यानी सम्मुख भुजा, और संलग्न भुजा क्या होती है, जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो जो सम्मुख भुजा होती है बच्चों, उसको इंग्लिश में अपोजिट साइड कहा जाता है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, इसे अपोजिट साइड कहा जाता है। अपोजिट यानी सामने वाली, उसे हिंदी में कहते हैं सम्मुख यानी सामने वाली भुजा, और संलग्न यानी एडजेसेंट, संलग्न यानी एडजेसेंट साइड। तो आपको अगर ये दोनों वर्ड कहीं सुनाई देते हैं तो वो यही है कि अगर अपोजिट बोला जाए तो सम्मुख भुजा की बात हो रही है, एडजेसेंट बोला जाए तो संलग्न भुजा की बात हो रही है। अगर इस त्रिभुज एबीसी में हम देखें, त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज है अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो यहाँ पे पहले लिखा गया है बच्चों कि ये जो त्रिभुज है एबीसी, इस त्रिभुज में कोण बी जो है वो 90 अंश का है। तो कोण बी 90 अंश का है, यानी एक एंगल हमारा कितने डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का है। और हमने देखा है कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो जाता है यानी 90 डिग्री का हो जाता है, तो वो त्रिभुज हमारा बन जाता है समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बनेगा तभी ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी, यानी त्रिकोणमिति का हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज में ही कर सकते हैं। दूसरे किसी त्रिभुज में त्रिकोणमिति का उपयोग नहीं किया जा सकता, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ देखिए एक कोण बन गया 90 अंश, ए बी और सी तीन बिंदु है, यानी तीन कोण बन रहे। तीन में से कोण बी को छोड़ दीजिए, ए और सी में से कोई एक कोण चुन लीजिए। यहाँ पे एक चुना गया है कोण ए। जब हम कोण ए को चुन लेते हैं ना बच्चों, तो हमारे पास में दो चीजें हमें बहुत सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला जो काम है कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है। जैसे आपको सम्मुख भुजा बोली जाए ना, सम्मुख यानी सामने वाली, तो देखिए थीटा ये है तो इसके सामने देखेंगे हम, ठीक। जब हम इसके ठीक सामने देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो साइड है, कौन सी साइड, बीसी। कौन सी साइड बच्चों, बीसी जो साइड है वो कोण ए की सम्मुख भुजा होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगी, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर कोण ए की सम्मुख भुजा बहुत आसान है, जो कोण है उसके सामने की भुजा, और उसके सामने की भुजा है हमारी बीसी। तो कोण ए की सम्मुख भुजा हमारी क्या हो गई, बीसी हो गई। और सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों हिंदी में, सम्मुख भुजा को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अपोजिट साइड, और हिंदी में बोलेंगे सम्मुख भुजा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा हमें मिल गई। ये समझ लीजिए आप, अगर आप सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा नहीं समझ पाए तो 9वीं कक्षा का जो पहला एक्सरसाइज यानी 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आपको जो मैंने एप्लीकेशंस बताए कि आप दूरी का अनुपात लगा, दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं, दूरी माप सकते हैं, ऊंचाई माप सकते हैं, वहां पे भी आपको सम्मुख और संलग्न भुजा बहुत अच्छे से पहचान में आनी चाहिए, यानी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। अब हम बात करते हैं इसके संलग्न भुजा की। तो देखिए 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो तो कर्ण कहलाती है, वो तो कर्ण ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, यानी 90 अंश की सम्मुख भुजा ऑलरेडी क्या बन चुकी है, यहाँ पे कर्ण बन चुकी है, और कर्ण यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो AC जो है वो हमारी कर्ण है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी जो AC भुजा है ना, AC भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भुजा AC यानी साइड AC, ये हमारी क्या है, कर्ण है। और हमारे पास में तीन ही तो भुजाएं होती है, भुजा BC A की हो गई सम्मुख भुजा, तो भुजा संलग्न भुजा कोण ए की कौन सी होगी, तो कोण ए जो यहाँ पर है, इस कोण ए की संलग्न भुजा, क्योंकि हमने BC तो BC तो उसकी सम्मुख भुजा हो चुकी है, AC जो है वो उसका कर्ण है, तो बची हुई एक तीसरी भुजा जो है वो कहलाएगी संलग्न भुजा, जो उसके साथ में जुड़ी हुई है, एडजेसेंट जुड़ी हुई, संलग्न संलग्न साथ में लगी हुई। थीटा के साथ में कौन सी लगी हुई है, ए बी लगी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि संलग्न भुजा इसकी कौन सी हो जाएगी, आप में से मुझे बताइए, वेरी गुड,
ये हो गई उसकी संलग्न भुजा। तो कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा हो गई आपकी ए बी। तो हमने यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से देख लिया कि किसी त्रिभुज में यदि हम कोई एक कोण चुन लेते हैं तो उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी और संलग्न भुजा क्या होगी, और त्रिभुज में कर्म को कैसे पहचाना जाता है। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज लिया हुआ था, तो हमने एक कोण देखा ए, मान लीजिए हम एक और कोण देखते हैं कि सी, हम यहाँ पे कोण ले लेते हैं सी, और कोण सी लेकर के हमें देखते हैं कि जब कोण सी होगा तो क्या हो जाएगा, क्या बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। जैसे ही कोण बदलेगा वैसे ही उस कोण के लिए सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदल जाएगी। सर क्या कर्ण बदलेगा क्या त्रिभुज में? नहीं, कर्ण बिल्कुल नहीं बदलेगा। कर्ण तब तक नहीं बदलेगा जब तक 90 अंश वाले कोण को ना बदल दिया जाए। 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने की जो सम्मुख भुजा है वो हमेशा कर्ण ही रहेगी जब तक कि 90 अंश के उस कोण को बदल ना दिया जाए। तो किसी त्रिभुज में कोण कर्ण बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन अगर थीटा यानी एंगल कोण बदल दिया जाता है तो उसकी सम्मुख और उसकी संलग्न भुजाएं बदल जाएंगी बच्चों। तो आइए देखते हैं हम कि जब कोण सी थीटा हो जाएगा तो क्या होगा। चलिए हम कोण सी को अब थीटा ले रहे हैं। कोण सी को थीटा लिया, सम्मुख भुजा की परिभाषा क्या बताई मैंने आपको, सामने वाली। देखिए सामने वाली भुजा कौन सी है, सामने वाली भुजा है ए बी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोण, यहाँ पे ऐसे सिंबल बना दीजिए, कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा। कौन सी भुजा है कोण सी की सम्मुख भुजा? तो भुजा है ए बी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज ए बी। ठीक है, तो हमने लिख दिया कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी है। और कर्ण हमने देखा था कि पहले भी, यहाँ पे देखिए, आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था, भुजा एसी कर्ण है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कर्ण देखिए कौन सी भुजा है, एसी ही है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख देंगे, हमारी कौन सी भुजा कर्ण है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे कर्ण बदलने वाला नहीं है। तो इस त्रिभुज में भी कर्ण हमारा क्या है बच्चों, कर्ण हमारी है भुजा एसी। कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ये हो गया आपका कर्ण, यानी इसमें आपकी जो कर्ण है वो भुजा एसी है, वो बदलने वाली नहीं। दोनों त्रिभुज सेम थे, दोनों त्रिभुज सेम थे, दोनों ट्राइंगल सेम थे। हमने सिर्फ क्या बदला, एंगल बदला। वहां पे हमने लिया था कोण ए, ये जो हमने पूरा काम किया है ये कोण ए के लिए किया है, और यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा कोण सी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर त्रिभुज में आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि कोण सी की संलग्न भुजा क्या होगी। आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से ये देख सकते हो, ये जो भुजा है वो कोण सी की संलग्न भुजा है, संलग्न साथ में जुड़ी हुई एडजेसेंट साइड, जैसे मैंने बताया था एडजेसेंट साइड कहा जाता है। ठीक है, आप दोनों भाषाओं में देख सकते हैं, सीख पाएंगे आप, एडजेसेंट कहा जाएगा इसे। तो ये हो गया आपका BC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा। तो कोण सी की संलग्न भुजा क्या हो गई बच्चों, कोण सी की संलग्न भुजा हो गई भुजा BC। ये हो गई आपके कोण सी की संलग्न भुजा। तो अब तक हमने क्या देखा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में यदि कोई कोण लिया जाए, उस कोण को हम थीटा मान ले, उस एंगल को हम थीटा मान ले, तो उसकी सम्मुख भुजा कैसे निकालेंगे, उसकी संलग्न भुजा कैसे निकालेंगे, ये हम सीख चुके हैं। हमने कोण बदल के देखे कि क्या कोण बदल जाएंगे तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदल जाएगी क्या, ये भी हमने देख लिया है। अब हम ये देखें, हमने ये भी देखा कि कोण बदल जाते हैं लेकिन कर्ण वही होता है, क्योंकि किसी त्रिभुज का जब तक 90 अंश वाला कोण ना बदल दिया जाए तब तक उस त्रिभुज का कर्ण बदलने वाला नहीं है। ये बात आपको अच्छी सी तरीके से समझ में आ गई होगी। हमने ये दोनों डिफरेंस देख लिया है कि एंगल बदलने पे किस प्रकार से सम्मुख भुजाएं और संलग्न भुजाएं बदल जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, लेकिन यहां तक समझे बिना आप आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं आप उसे नोटबुक में लिखेंगे। आप कभी भी इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बिना त्रिकोणमिति सीखे आप आगे नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर आप आगे चले गए तो आपको आगे वाली कक्षाओं में इससे हायर लेवल यानी इससे एक स्टेप आगे का सिखाया जाएगा, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, हम आगे चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में। हमने क्या देखा था, हमने यही देखा था कि त्रिकोणमिति का क्या उपयोग होगा। मैंने आपको याद आ रहा है, जब मैंने आपको लेक्चर शुरुआत की थी तो मैंने आपको पेड़ बताया था।
मैंने उस पेड़ में आपको यही बताया था ना कि अगर हम एक पॉइंट मान लीजिए कि हम खड़े हैं, तो मान लीजिए पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे कोई बच्चा खड़ा है और वो वहां से उस पेड़ को देख रहा है, तो पेड़ की जो सबसे ऊंची जो चोटी होगी, यानी पेड़ का सबसे ऊपर का सिरा होगा, वो क्या है, वो ये बिंदु क्यू है। तो जब वो पी से क्यू पे देखता है तो एक लाइन ऑफ साइट यानी एक विजन एंगल बनता है, एक दृष्टिकोण बनता है। तो उस कोण को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से एक उन्नत कोण बनता है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, किस प्रकार से एक अवनत कोण बनता है यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये देखिए ये जो पेड़ है ये धरती पे ही बना हुआ है, तो यहाँ टच करता है। तो अगर हम इसे इमेजिन करें विजुअल तरीके से, अगर हम इसे काल्पनिक रूप से देखें, तो ये मोटा मोटा एक त्रिभुज की तरह दिखता है। और कौन सा त्रिभुज बन जाता है, देखिए मैं यहाँ पे 90 डिग्री का साइन लगा रहा हूँ। यस वेरी गुड, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर मैं इसी काल्पनिक दृश्य को बगल में बताऊं तो मुझे ये त्रिभुज मिल गया है। और ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज, ये जो पेड़ है, इस पेड़ में जो लकड़ी है उसको हम भुजा बीसी ले सकते हैं। तो अगर हम इसे भुजा बीसी ले लें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। और इस त्रिभुज में जो एंगल बी होगा, एक मिनट, इसमें जो एंगल सी होगा, बी नहीं, एंगल सी होगा इसमें, वो होगा बच्चों 90 अंश का। ये देखिए ये 90 अंश का होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में जो मेजर एंगल सी हो गया वो 90 अंश का हो गया। और त्रिभुज में ये जो मेजर एंगल सी 90 अंश का हो गया, तो आपकी जो भुजा ए बी है, ये भुजा आपकी कर्ण बन जाएगी। और ये कर्ण बन गई तो मान लीजिए आपको पता करना था कि इसकी दूरी कितनी है। यानी अगर इस पेड़ में आप देखेंगे तो बिंदु पी और बिंदु आर, पी पे आप खड़े थे, आर पे पेड़ था, तो पी से आर तक क्या बता रहा था कि दूरी कितनी होगी आपसे पेड़ की। तो अगर हम उससे यहां देखते हैं तो ए पे आप खड़े हैं, सी पे पेड़ है, तो एसी क्या बताएगा, एसी दूरी बताएगा कि वो पेड़ आपसे कितनी दूरी पे है। तो हमें अगर किन्हीं दो भुजाओं का मान ज्ञात कर, दो भुजाओं का मान पता है, तो तीसरी भुजा का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर पाएंगे बहुत आसानी से, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि भुजा जो ए बी है वो हमारी कर्ण हो गई, भुजा ए बी हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। देखिए भुजा ए बी ये हो गई कर्ण यानी हाइपोटेनियस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। आप बेसिक ये समझिए कि अगर हम त्रिकोणमिति में हाइपोटेनियस, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और सारे कोण समझ पा रहे हैं तो हम इन चीजों को निकाल पाएंगे, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं समझ पा रहा हूं कि अब तक त्रिकोणमिति का क्या एप्लीकेशन होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम एक त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज से हम समझेंगे कि हम सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा को कितने अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले रहे हैं। ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। यहाँ पे देखिए मेजर एंगल पी क्यू आर ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है। एक कोण जैसे ही 90 अंश का हो गया तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज पी क्यू आर यह कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर यह एक समकोण त्रिभुज है। और जैसे ही ये समकोण त्रिभुज हुआ, यहाँ पे त्रिकोणमिति के सारे अनुपात काम करेंगे। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे अपने लेक्चर में। अब यहाँ पे देखिए हमने कोण, अलग अलग कोण ले लिया और हमें उसकी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बतानी है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोण P की सम्मुख भुजा। अब देखिए कोण P लेंगे तो देखिए कोण P यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिंदु P पे आ जाते हैं। ये बिंदु P ले लिया, इसको अगर हमने थीटा ले लिया तो क्या बोल रहा है, कोण P की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा यानी मैंने कौन सा बताया था, सामने वाली भुजा। ये एरो बन चुकी है। प्यारे बच्चों आप बताइए कि कोण P के सामने वाली भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्यू आर, वेरी गुड, भुजा क्यू आर जो है वो कोण P की सम्मुख भुजा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी संलग्न भुजा क्या होगी, कोण Q तो 90 अंश का हो गया, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण बन गई, यानी कर्ण तो इसमें फिक्स है। कर्ण कौन सी भुजा कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी भुजा पी आर, साइड पी आर, ये कर्ण कहलाएगी यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पी आर बन गई कर्ण, क्यू आर हो गई आपकी सम्मुख भुजा। तीसरी भुजा जो बची है वो है पी क्यू, और वो भुजा उस कोण के साथ जुड़ी हुई है यानी वो संलग्न भुजा होगी। तो कोण पी की संलग्न भुजा कौन सी हो गई, तो कोण पी की संलग्न भुजा हो गई भुजा पी क्यू। ये आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कोण बदलते हैं। चलिए हमने कोण बदल दिया, अब हमने क्या किया, हमने हटा दिया। अब हम क्या लेंगे, कोण आर को हम लेंगे। हमने एक कोण आर ले लिया, इस कोण आर को हमने ले लिया थीटा। बच्चों हम इस कोण आर को ले लेंगे थीटा, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बदलाव हुआ,
अब इस कोण के लिए सम्मुख भुजा बदलेगी। इस कोण आर के सामने वाली भुजा देखिए कौन सी हो गई, पी क्यू। वेरी गुड। तो कोण आर की सम्मुख भुजा क्या हो गई, पी क्यू। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे कर्ण बदला है क्या, आप कहेंगे नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि 90 अंश का कोण यहाँ नहीं बदला। 90 अंश का कोण वही है। 90 अंश के जो ठीक सामने की भुजा थी वो कर्ण कहलाती है, और जब हमने पी को थीटा लिया था तो भी कर्ण क्या था, कर्ण भुजा पी आ रही थी, और अभी भी भुजा पी आ रही है। तो उसमें कोई बदलाव बच्चों आने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही कोण बदलेगा उसके सम्मुख और संलग्न भुजा बदल जाएंगे। सम्मुख भुजा बदल चुकी है, हम देख चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी संलग्न भुजा बदली है क्या। देखिए ये थीटा है, थीटा की सम्मुख भुजा हो गई। इसकी जो संलग्न भुजा है ना बच्चों, संलग्न यानी साथ में जुड़ी हुई, ये देखिए ये वाली भुजा है। कौन सी भुजा है ये, वेरी गुड, ये भुजा है क्यू आर। ठीक है, ये भुजा है भुजा क्यू आर। तो हम यहां लिख देंगे कोण आर की संलग्न भुजा है भुजा क्यू आर। अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा त्रिकोणमिति का अर्थ, उसका एप्लीकेशन यानी उपयोग। हमने देखा त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार। हमने ये देखा कि किसी त्रिभुज में कोई कोण सिलेक्ट करने पे कैसे सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के बीच में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं, और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हमें शुरुआत में त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात है, लेकिन उन 6 अनुपातों में से हमें 3 अनुपात पढ़ने हैं। पहला अनुपात होगा हमारा साइन अनुपात, दूसरा अनुपात होगा हमारा कॉस अनुपात, और तीसरा होगा हमारा टैन अनुपात। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूं, जो इसके ठीक बाद की होगी। ये हमारा लेक्चर 1। आगे जो आएगा वो होगा लेक्चर 2। जो भी बच्चे त्रिकोणमिति पढ़े वो यहीं से देखे, लेक्चर 1 से देखे। इसके आगे वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से साइन अनुपात काम करेगा, कॉस अनुपात काम करेगा, टैन अनुपात काम करेगा। साइन का जो फॉर्मूला है यानी रेशियो का फॉर्मूला है वो कैसे आया, उसे हम त्रिभुज में किस प्रकार लगा सकते हैं, किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, और कॉस को कैसे कर सकते हैं, टैन को कैसे कर सकते हैं। इनके कुछ रेसिप्रोकल टर्म्स यानी व्युत्क्रमानुपाती टर्म्स है। व्युत्क्रमानुपाती, हम देखेंगे कि साइन फंक्शन का उल्टा कोई फंक्शन होता है क्या, दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये सब हम अपने अगले सेशन में देखने वाले हैं। थैंक यू साथियों।